तो कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा शांत बैठा था मगर सामने से कोई गुस्से में कहता है। सीधा मुद्दे पे आते हैं, हम लोग सेंटर्स डायना को वापस ले जाने के लिए आए हैं। जो सुनकर ये भी कहता है मुझे नहीं पता तुम लोग क्या कह रहे हो। जो सुनकर ये टेम्पल के बंदे भी गुस्से में कहते हैं, ग्रैंड ड्यूक आप ही थे जो उस लड़की को टेम्पल से ले आए, मगर हमें अभी पता चला कि वो छोटी जात की लड़की एक सेंटर्स है और उसे टेम्पल में होना चाहिए। जो सुनकर ये भी मुस्कुराकर कहता है तो अभी एक छोटी जात की लड़की है। दूसरी तरफ हाइप्रिड जो कहे जा रहा था कि आपको नहीं पता इस वजह से हम लोग कितने परेशानियों से गुजरे हैं और आपसे 1 मिलियन यान से एक सेंटेंस को नहीं कर सकते हैं, उसके बदले हम आपको दूसरा दे देंगे और आप सिर्फ इसके बदले सेंटेंस डायना को वापस कर दीजिए, हम लोग ऐसा सोचेंगे कि ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं था। जो सुनकर ड्यूक अपने पैर उठाकर सामने का टेबल तोड़ देता है, जो देखकर प्रीस भी डर कर पीछे चला आता है कि आप ये क्या कर रहे हो। ड्यूक भी कहता है तुमने पूछा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, तो मैं अपने बेटी को बचा रहा हूँ। जो सुनकर हाइप्रिस्ट भी कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके बच जाओगे? मैं एक मैसेंजर हूँ गॉड का और मुझसे ऐसे पंगा लेना यानी टेम्पल के साथ सीधा वॉर लेने का बराबर है। ड्यूक भी कहता है ऐसा है क्या? तो ये भी कहता है हाँ बिल्कुल मुझे पता है आप समझदार हो, मगर उसी वक्त ड्यूक सीधा इसका एक हाथ काट डालता है और हाथ सीधा हवा में। जब ये बात ये रियलाइज करता है तब इसका बहुत ही दर्दनाक तरीके से चिल्लाने का आवाज दिखाया जाता है और इसका जो बाकी सपोर्टर थे वो भी कहने लगते हैं मास्टर पेटी आपके साथ ये क्या हो गया, और इनके लिए एक डर का माहौल बन चुका था। उसी वक्त ड्यूक भी कहता है मुझे ये शुरू से करना चाहिए था, और एक बात समझ लो मेरी बेटी का नाम भी डायना नहीं एस्टर है और उस सेंट होने से पहले मेरी एक प्यारी बेटी है। अगर उसके बारे में मैंने एक शब्द भी सुना तो मैं खुद सीधे टेम्पल के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दूंगा। और उसी वक्त महल के दूसरी तरफ जहाँ पर एक मेड बहुत ही परेशान होकर बुला रही थी कि माय लेडी प्लीज महल के अंदर आइए, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। जो सुनकर ये भी कहती है ओके मैं आ रही हूँ। और ये था फ्यूचर का एक छोटा सा झलक। अभी आते हैं हम कहानी के शुरू के एकदम शुरू से। तो कहानी शुरू होता है एक चर्च के तहखाने से जहाँ पर ये सेंटेंस चली आती है, जिसे देखकर एक गार्ड भी कहता है वेलकम सेंटेंस, आपका यहाँ स्वागत है। और सच बात तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप यहाँ पर चले आई और आप चाहो तो कुछ समय के लिए हमें यहाँ से प्रे करना बंद भी कर सकती हो। जो सुन के ये सेंटेंस जिसका नाम रिबियन है ये कहती है मैं सेंटेंस बन चुकी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बच्चे नहीं है। उस तहखाने में जो लड़की कहते हैं वो भी मेरी एक बच्ची जैसी है, हालांकि वो मेरी एक खास दोस्त हुआ करती थी। जो सुन के ये लौंडा पूरा पिघल जाता है कि सेंटेंस कितनी अच्छी है, इसलिए कहता भी है सेंटेंस आप काफी अच्छी हो, वो भी इस जैसे मास्टर के लिए भी। और उसी वक्त हमें इस लड़की का चेहरा भी दिखाया जाता है जो बहुत ही बुरी हालत में लग रही है। उसी वक्त सेंटेंस भी कहती है तुम कैसी हो रीना। उसी वक्त ये गार्ड बाहर निकलते हुए भी फिर से सोचता है सेंटेंस कितनी अच्छी है कि इस जैसे मास्टर से मिलने के लिए हर रोज आती है। उसी वक्त ये सेंटेंस जिसका नाम रिबियन है ये कहती है तुम देख सकते हो दीना, आजकल मुझे इतना काम करना पड़ता है कि मेरे गले का आवाज भी कमजोर पड़ चुकी है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इतना कह के बगल में पड़े हुए बोतल को देखकर गुस्से में आ जाती है और कहती है ये क्या है, तुम सच में एक बहुत ही बुरी लड़की हो। और ये सुन के डायना और भी ज्यादा डर जाती है, मगर सेंटेंस कहे जा रही थी कि इसका अंदर तो पहले से भी बहुत ही कम है, क्या तुम चाहती हो कि मैं मुसीबत में पड़ूं? लगता है मुझे इस पर कुछ ज्यादा ही गहरा कट मारना पड़ेगा। उसी वक्त पीछे से ही नाइट कहता है मिस्टर प्लीज आप इसे सुकर अपने हाथ गंदा मत कीजिए, इस काम को मुझे ही करने दीजिए प्लीज। जो सुन के सेंटेंस भी कहती है ओ चाइल्ड क्या तुम ये करना चाहते हो तो ठीक है, मैं इस काम को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जो देखकर ये भी काफी इमोशनल होकर सोचती है कि चाइल्ड तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। उसी वक्त सेंटेंस भी कहती है याद रहना इस बार मुझे ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। जो सुनकर चाइल्ड जो अपने तरवाल निकल कर आगे बढ़ता है और ये तरवाल देखकर डीना भी सोचती है ये तरवाल जिसके ऊपर सीधा देवी का ब्लेसिंग है। इसके बाद इसी तरवाल से डीना के हाथ में कट लगाकर खून निकला जाता है, जिससे डीना को भी काफी तकलीफ होती है और डीना सोचती भी है कि ये तकलीफ और मैं सह नहीं सकती। मगर दीना के हाथ से जो खून निकल रहा था वो इस शीशी या बोतल जो भी को इसमें भरकर सेंटेंस को ले जाकर दिया जाता है, जिसे लेकर ये काफी खुश होकर इसे पी लेती है और इससे एक अलग ही सेंसेशन महसूस होती है और ये कहती भी है जैसा मैंने सोचा था तुम्हारा ये पावर काफी कमाल का है और ये बहुत ही अनफेयर है मेरे लिए, मुझे हर रोज ऐसे सफर करना पड़ता है, इस तहखाने में आकर तुम्हारा खून पीना पड़ता है क्योंकि इसकी वजह सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुमने मुझसे वो सीना है जो सिर्फ मेरा था कि एक असली सेंट बन के इस दुनिया में पैदा होना। और एक थप्पड़ मारकर कहती है कि क्या तुम मेरी बात को समझी, प्रे करना कि गॉड तुम्हें इस बात के लिए माफ करे। और इसी के साथ हमारी मेन कैरेक्टर दीना की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और नकली सेंटेंस भी कहती है अपना ध्यान रखना क्योंकि मैं बहुत ही जल्द वापस आऊंगी। इसके बाद इसे ईस्टर्न एम्पायर के बारे में बताया जाता है जहाँ पर एक सेंट और एक एम्पायर यानी राजा का औकात बराबर है, क्योंकि जब एम्पायर के शुरुआत में मॉन्स्टर अटैक की वजह से डिस्ट्रैक्शन फैला हुआ था और लाशें इधर उधर बिखरे हुए थे और उसी वक्त दो नाइट जो काफी डरे हुए थे कि लगता है हमारे पास और कोई होप नहीं है, मगर उनको एक लाइट नजर आता है जो काफी तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा था और ये लाइट था इस एम्पायर में आने वाली पहली सेंटेंस की। और इस देवी के ब्लेसिंग की वजह से सभी मिलकर वॉर जीत लेते हैं। उसके बाद ये सेंटेंस फिर से ब्लेसिंग डालती है, वो भी पूरे एम्पायर के ऊपर 100 सालों के लिए, जिस वजह से उस समय के एम्पायर ने एक टेम्पल बनाया इसी सेंटेंस के सम्मान के लिए और आने वाली सेंटेंस के लिए भी। मगर इसी टेम्पल के नीचे इस सदी का एक लौता सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटेंस अभी कैद है
और उसी वक्त दरवाजा खुलकर कुछ मेट अंदर आती है जहाँ पर ये लोग बातें कर रहे थे कि सच में यहाँ पर कोई कैद है। जो सुन के दूसरा मेट इसको शांत और धीरे धीरे बातें करने के लिए कहती है। उसी वक्त और एक मेट कहती है टाइम हो चुका है तुम्हारा खाना खाने का। और सामने का ये सीन देखकर पीछे से ये मेट कहती है ओ माय गॉड ये इतनी बुरी तरीके से क्यों बनी हुई है। जो सुन के दूसरा मेट भी फिर से इसको शांत रहने के लिए कहती है कि शायद तुम्हें नहीं पता तुम यहाँ पर नहीं हो, मगर ये कोई इंसान नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है और ये खुद की वजह से ऐसे कहते हैं और ज्यादा बातें करके काम पे आते हैं। मैं इसके मुंह को खोल के जीप को पकड़ूंगी ताकि ये खुद को चोट ना पहुंचा पाए और तुम ये सूप इसके मुंह के अंदर डालते रहना। उसी वक्त दीना सीधा नई मेट की तरफ देख रही थी तो ये भी उसके साथ आई कांटेक्ट कर लेती है और उसी समय ये बस में चली जाती है। और इसके दिमाग में दीना के बातें चल रहा था जहाँ पर दीना कहती है क्या तुम मुझे सुन रही हो तो मेरे करीब आओ और मुझे आजाद करो। जो सुनकर ये भी वैसे ही करती है। दूसरा मेट भी इसको रोकने की कोशिश करती है कि तुम ये क्या कर रही हो, रुक जाओ, मगर तब तक बहुत लेट हो चुका है और ये भी रियलाइज करती है कि ये इसने क्या कर डाला। उसी वक्त दीना भी सामने से नई मेट को उसके नाम से बुलाती है और कहती है शुक्रिया, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, अभी मैं सुकून से मर सकती हूँ। ये कह के अपनी जीभ को काट लेती है। जो देखकर ये दोनों भी घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तुमने क्या कर डाला, सामने से हटो और कोई जाकर सेंटेंस को बुलाओ, इस मॉन्स्टर ने अपनी जीभ को काट लिया और खून की कमी की वजह से ये मर रही है। और इस तरीके से दीना धीरे धीरे मरने लगती है और ये था इसका 14 डेथ। इसके बाद दीना खुद को एक अंधेरी जगह पे पाती है जहाँ पर कोई इसको बुला रही थी। तो ये भी एकदम से अपनी आंखें खोलती है और अपने बगल में देखती है जहाँ पर रफियन बैठी थी जो कहती है दीना तुम्हें क्या हो चुका है। उससे वक्त ये रियलाइज करती है कि ये रवियन के साथ बैठी है और आसपास देखकर सोचती है कि ये टेंपल के ट्रेनिंग रूम में बैठी है। उस वक्त रवियन भी इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है क्या तुम ठीक हो, मगर दीना एकदम से डर कर पीछे चली जाती है। जो देख कर रवियन भी हैरान थी मगर दीना कहती है मुझे माफ करना, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। रिवियन भी कहती है मैं सिर्फ तुम्हें लेकर थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि हम लोग दोस्त ना, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है, मैंने सही कहा ना। जो सुन के दीना भी सोचती है हाँ मैं भी ऐसे पहले सोचती थी और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दीना कहती है रफियन तुम ये क्या कर रही हो, हम दोनों दोस्त है ना। जो सुन के रफियन भी कहती है तुम अच्छी मजाक कर लेती हो, तुम ऑर्फेनेज में रहती हो और मैं तुमसे अलग दुनिया में रहती हूँ, इसलिए अपना औकात याद रखना। उसी वक्त फिर से छोटी रिवियन कहती है दीना तुम्हें क्या हो चुका है, तुम पूरी तरीके से मुरझाई हुई लग रही हो और अगर तुम बीमार हो तो पिस्टिस को कह के जाकर आज आराम कर लो। दीना भी कहती है हाँ मैं ऐसा ही करूंगी और ये कह के उठ के भागने लगती है सीधा। और ये जब ऐसे भाग रही थी तो आसपास के सभी लोग बातें करते हैं कि मिसेस रबियन इसके साथ बातें क्यों करती है, इसका हाथ और पैर तो देखो कितना गंदा है। उसी वक्त दूसरा कोई भी कहती है कि मिसेस रबियन बहुत ही अच्छी है इसलिए सभी से बातें करती है, वो एक असली सेंट है। उसी वक्त दीना को ऐसे आते हुए एक प्रिस्टेस देख लेती है और कहती है दीना तुम वापस आ चुकी हो, क्या हो चुका है तुम्हें। ये भी कहती है मेरा सिर दुख रहा है इसलिए मैं थोड़ी दवाई के लिए आई हूँ। जो सुन के प्रिस्टेस भी कहती है दीना मैंने कहा था ना तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है इसलिए तुम्हें बाकी से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा तुम्हारा, ठीक है जाओ जाकर इस बार आराम कर लो। और कमरे के अंदर आकर दीना एकदम से गिर जाती है कि क्यों मैं फिर से वापस क्यों आ गई, क्या मैं सुकून से मर नहीं सकती और इसका डेट क्या है मुझे जाकर चेक करना होगा। ये सोचकर उठकर जाकर अपने डायरी निकल कर चेक करने लगती है और डेट देखकर ये हैरान हो चुकी थी क्योंकि ये इस बार 1 साल पहले ही आ चुकी थी, क्योंकि ये हमेशा ईयर 382 में वापस जाती है जब करेंट सेंटेंस मर जाती है। और मैंने पहले भी कहा था ये 14 बार मर चुकी थी और 14 बार ही इसने ईयर 382 में वापस आई थी, मगर इस बार ये ईयर 381 में वापस आई है। जो देखकर ये पहले थोड़ी सी हैरान थी, फिर ये सोचती है कि ऐसे भी आकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑर्फनेज के जो कैंडिडेट है वही पूरे ऑर्फनेज को चलाएंगे और इसको फिर से धोखा मिलेगा और मैं फिर से बार बार वैसा दर्द नहीं सहना चाहती, इसलिए रोते हुए अपने हाथ के नस काट लेती है और इसके हाथों से बहुत ही तेजी से खून भी निकलना शुरू हो जाता है, मगर उसी वक्त इसकी हीलिंग इफेक्ट ऑन हो जाता है और इसका चोट ऑटोमेटिकली हील होने लगता है। जो देखकर ये सोचती है जैसा मैंने सोचा था मेरा पावर कभी मुझे मरने नहीं देगी जब तक दूसरा कोई मुझे न मार डाले, और तीसरा रास्ता मुझे फिर से उसी तहखाने में जाना होगा जहाँ पर मुझे उस सीक्रेट आर्टिफैक्ट से बांधा गया था, तब जाकर मैं मर सकती हूँ, मगर कब तक मैं ऐसे ही दर्द में रहूंगी। उसी वक्त इसे कुछ याद आता है और ये बाहर चली जाती है पहले सेंटेंस की मूर्ति के सामने और सोचने लगती है कि शुरुआत में इसे ये जगह काफी पसंद था क्योंकि ये एक अनाथ थी और रास्ते में ये भीख मांग के खाती थी कि कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत ही भूखी हूँ। मगर एक दिन चर्च के कुछ लोग आए जिन्होंने कहा कि लड़की तुम्हारे अंदर हमें कुछ होली पावर मैसेज हुआ, हमारे साथ चलो, और ऐसे इसको यहाँ से उठाकर सीधे टेम्पल में ले गया जहाँ पर इसको खाने को मिला और रहने के लिए कमरा भी मिला। और एक अनाथ लड़की के लिए इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है, ठंड के समय गर्म का एक जगह।
और कहती है कि इसी जगह ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, ऐसा कि मुझे ये पावर कभी चाहिए नहीं था, फिर भी तुमने ये मुझे ही क्यों दिया, ऐसा कि मुझे अभी जीना भी नहीं है। उसी वक्त ये टेम्पल की तरफ देखकर सोचती है कि रुको, ये तो उसी समय है जहाँ पर एक फेस्टिवल होने वाला है, यानी मेरे पास एक मौका है उसी फेस्टिवल में मरने का। इसके बाद टेम्पल के अंदर जहाँ पर सभी अपने कामों में व्यस्त है, उसी वक्त दीना भी एप्पल कैरी करते हुए सोच रही थी कि ये टेम्पल का फेस्टिवल सालों में सिर्फ एक बार मनाया जाता है और इस बार एम्पायर के 4 ग्रेट फैमिली को बुलाया गया है। उनमें से एक है आर्चड्यूक हियन टर्स। उन्होंने जितने भी वॉर लीड किया है उन्होंने कभी भी हार का सामना नहीं किया, ऐसा कि उन्होंने कभी भी अपने सिंगल एनिमी को भी जिंदा नहीं छोड़ा और इस जैसे बंदे के ऊपर अटैक करना मतलब उसी वक्त एग्जीक्यूट होने का बराबर है। और उसी वक्त दीना किसी से टकरा जाती है और वो बहुत कुछ सुनाने लगती है कि तुम देख के नहीं सकते, तुम्हारा ध्यान किधर है, और दीना सिर्फ ये कहे जा रही थी कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मगर अभी भी दीना के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा था कि मैं खुद को मार नहीं सकती, तो मुझे किसी भी हाल में उसी मॉन्स्टर आर्चड्यूक के हाथों से मरना होगा। और ये सब सोचते हुए आगे बढ़ रही थी तो उसी वक्त सामने से चाइल्ड आ जाता है जो कहता है दीना तुम कहाँ जा रही हो ऐसे। और चाइल्ड को देखकर दीना सोचता है चाइल्ड एक बहुत ही अमीर घराने से आता है, इसलिए सभी लोग चाइल्ड को पसंद करते हैं और इसके अलावा चाइल्ड का बिहेवियर भी बहुत ही अच्छा था, इसलिए पहले दीना भी चाइल्ड को पसंद करती थी। मगर चाइल्ड के नाइट बनने के बाद दीना के ऊपर जो भी टॉर्चर हुआ उसमें ये भी शामिल था। उसी वक्त चाइल्ड भी पूछता है दीना तुम्हें क्या कुछ हुआ है, तुम सही नहीं लग रही। दीना भी कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए हेल्प करना है, क्या मैं जा सकती हूँ। चाइल्ड भी कहता है हाँ मुझे माफ करना, तुम जा सकते हो। जो सुन के दीना भी वहाँ से भागते हुए चली जाती है, जो देखकर चाइल्ड भी सोच में पड़ जाता है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। इसके बाद हमें एक बहुत ही बड़ा मेंशन दिखाया जाता है जिसके अंदर 2 मिनट ग्रीट करती है कि गुड मॉर्निंग मिस्टर बीन, जो सुन के ये भी ग्रीट करता है कि तुम्हें भी गुड मॉर्निंग चमिला इला। जो देखकर ये दोनों पिघल जाते हैं, ये हमेशा कितने परफेक्ट रहते हैं, जिस वजह से 10 साल से ये हाइनेस आर्चड्यूक के साथ ही रहते हैं और आर्चड्यूक को लेकर ये सब कुछ जानता है। अगर आर्चड्यूक के कमरे के बाहर कोई चिड़िया भी बैठा होगा वो भी इसको पता चलेगा और इसको लेकर एक कहावत भी है बीन टाजिया, जिसको सब कुछ पता है। मगर आर्चड्यूक के कमरे में आते ही इसका मुंह पूरी तरीके से लटक जाता है कि मैं मैजिस्ट्री को लेकर क्या करूं, इसलिए कहता भी है योर हाइनेस के आप यही कपड़ा पहन के चर्च में जाने के बारे में सोच रहे हैं। जो सुन के हियन टर्सिया जो कहते हैं हाँ मैं यही पहनूंगा, क्या प्रॉब्लम इसमें। जो सुन के बीन भी सोचते हैं प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ चर्च को पसंद नहीं करते, जिस वजह से व्हाइट ना पहन के इसने ब्लैक पहना है, इसलिए कहता भी है ऐसा है तो मैं आपके लिए कपड़े चूज करता हूँ, आप सिर्फ चेंज कर लो। जो सुन के ड्यूक भी गुस्से भरे आंखों में पीछे मुड़ के देखता है तो ये एकदम से शांत की नहीं आप ऐसे ही ठीक हो। इसके बाद ड्यूक बाहर आता है जहाँ पर एक लड़का कहता है डैड क्या आप कहीं पर जा रहे हो। जो सुन के ड्यूक भी कहता है हाँ मगर क्या तुम फिर से किसी के साथ फाइट करके आए हो। जो सुन के ये भी कहता है नहीं ये सिर्फ एक छोटा सा रेस था, मगर हमें जो सीधा सीधा दिखाया जा रहा है। ड्यूक भी कहता है जो भी हो मेरे जाते ही कोई भी प्रॉब्लम खड़ी मत करना। उसी वक्त इसका भाई डेनिस कहता है कि डैड आप परेशान मत हो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। जो सुन के ड्यूक भी कहता है हाँ ऐसा ही करना। उसी वक्त इसको कुछ याद आता है और कहता है मैं आने के समय बहुत सारी चीजें खरीदूंगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। जो सुन के डेनिस एक लिमिटेड एडिशन बुक के बारे में कहता है जो सिर्फ टेम्पल में ही मिलेगा। इसके बाद जोडी कहता है मुझे एक छोटी बहन चाहिए। जो सुन के ये तीनों हैरान कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। जो सुन के ये रोने लगता है कि हैंस एंड सेबेस्टियन के पास छोटी बहन है और सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। जो सुन के ड्यूक भी कहता है ओ ऐसा है, कब तक तुम उन बदमाशों के साथ ही घूमते रहोगे। जो सुन के ये भी गुस्सा है कि मुझे पता है आप मेरी बात कभी नहीं सुनोगे, आप सिर्फ डेनिस को ही प्यार करते हो। जो सुन के ड्यूक भी हिल जाता है और जोडी को पकड़ता है कि जोडी तुम्हें पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। जोडी अगर तुम्हें अपना उम्र का एक मेट चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ के लाऊंगा, मगर तुम्हें बहन नहीं मिल सकता क्योंकि तुम्हारा माँ नहीं है। जो सुन के जोडी भी कहता है तो क्या हुआ। जो सुन के ड्यूक भी हिल जाता है कि मैं इसे कैसे समझाऊं, इसलिए कहता है डेनिस तू ही समझा अपने भाई को, क्यों इसको छोटी बहन नहीं मिल सकता। जो सुन के डेनिस भी कहता है हाँ मगर ये इम्पॉसिबल नहीं है। जो सुन के ड्यूक भी हिल जाता है, इसलिए डेनिस समझाता है क्योंकि अगर आप चाहो तो एक एडॉप्ट भी कर सकते हो। और इसी चीज को ड्यूक पूरे रास्ते के बीच सोच रहा था, जो देखकर बीन भी कहता है योर मैजेस्टी आपको इतना नहीं सोचना चाहिए, वो दोनों ट्विंस यंग मास्टर तो हमेशा से ही ऐसे हैं। ड्यूक भी कहता है शुरुआत में मुझे ये मजाक लगा था, मगर इस बारे में मुझे अच्छे तरीके से सोचना होगा क्योंकि मैंने उन दोनों को सब कुछ ला के दिया ताकि उनको कभी माँ का कमी महसूस न हो पाए, मगर इस वजह से मैंने उनके लिए एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया क्योंकि मेरे फादर वाले पेरेंट ने उनको मटेरियल थिंग्स से भर दिया, जिस वजह से वो दोनों आसानी से किसी भी चीज से बोर हो जाते हैं कि ये सब कुछ इन्हें आसानी से मिल जाएगा। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये दोनों किसी भी चीज से बिना अटैचमेंट के बड़े होंगे, इसलिए मेरे ख्याल से ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन दोनों ट्विंस को बॉन्डिंग के बारे में सिखाना। जो सुन के बिन भी सोचता है अडॉप्शन कोई आसान चीज नहीं है, इससे मुझे एक जगह ढूंढना होगा जहाँ पर बच्चे आसानी से अडॉप्ट किया जा सके। और इसके बाद टेम्पल के अंदर जहाँ पर हाई प्रीस्ट भाषण दे रहे थे और इसके पीछे ड्यूक बैठे थे, जो देखकर दीना भी सोचती है ऐसे तो इसके ऊपर अटैक करना शुरू, इसके मैं बगल में भी नहीं जा सकती। उसी वक्त पीछे से कोई बुलाती है कि दीना वेयर हाउस में जाओ और जाकर कुछ चेयर लेके आओ, प्रिस्टेस ने मुझे ये करने के लिए कहा मगर तुम देख सकते हो मैं थोड़ी सी बिजी हूँ ना। जो सुन के दीना भी उनकी तरफ देखकर कहती है मैं ही क्यों। जो सुन के वो लड़की भी फिर से कहती है तुम ये चेहरा क्या बना रही हो, क्या तुम्हें ये नहीं करना। जो सुन के दीना सोचती है पहले मैं होती तो मैं ये बिना सोचे समझे कर देती, मगर अभी इसलिए कहती है
मगर प्रिंसेस ने हमें भी ऑर्डर दिया यहाँ पर बैठे रहने के लिए, जो सुन के ये भी गुस्से में कहती है, यानी तुम मुझे मना कर रही हो? क्या तुम्हें पता है तुम एक ऑर्फिनेस की लड़की हो और मैं एक नोबल हूँ, यानी तुमसे सुपीरियर? जो सुन के दीना भी अपने माता नीचे कर बैठी थी और दूसरी तरफ ये लड़की और भी कुछ सुनाई जा रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो कि तुम मेरी बातों का जवाब दो। उसी वक्त दीना नोटिस करती है कि आर्सलू अपनी जगह पे नहीं है, तो ये भी घबरा जाती है कि वो कहाँ गए और अपने चारों तरफ देखने लगती है। और उसी वक्त इसको नजर आता है ड्यूक बाहर जाते हुए, तो ये भी अपनी जगह से उठ जाती है। मगर उसी वक्त ये लड़के हाथ पकड़ लेती है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? मैं तुमसे बातें कर रही हूँ, तुम जा कहाँ रही हो? और उसी वक्त प्रिंसेस भी आ जाती है, जो कहती है ये सब क्या चल रहा है। ये भी कहती है दीना अपनी जगह से उठ गई, तो मैं सिर्फ इसको बैठने के लिए कह रही हूँ, मैंने सही कहा ना दीना, जल्दी बोलो। प्रिंसेस भी कहती है बोलो दीना, तुम जा कर रही थी? दीना भी कहती है मैं सिर्फ कुछ चैल लाने के लिए जा रही थी, और मनी मन घबरा रही थी कि ऐसा ही चलता रहा तो मैं ये मौका खो दूंगी। उसी वक्त प्रिंसेस भी कहती है जाओ जल्दी वापस आना, और पीछे से ये लड़की भी चिढ़ने लगती है। उसी वक्त हमें देखा जाता है दीना जो अपने हाथ के नीचे एक छोटा सा डैगर छुपा के रखी है, और काफी देर ढूंढने के बाद भी इसको आस्ट्रो कहीं पर भी नहीं मिलता। उसी वक्त फाइनली इसको आस्ट्रो मिल जाते हैं, वो भी बाहर जाते हुए, और आगे बढ़ते हुए ये घबरा रही थी कि मुझे ये करना चाहिए, मगर ये भी सोचती है कि मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है। ये सोचकर आगे बढ़ती है और जाकर आस्ट्रो को कहती है मुझे आपको कुछ कहना है। जो सुनकर गार्ड बैलेट हो जाते हैं और आस्ट्रो भी धीरे धीरे पीछे मुड़ता है, और आस्ट्रो का और काफी था सामने वाले बंदे को डराने के लिए। फिर भी दीना कहती है प्लीज मैं आपसे कुछ देर तक बातें करना चाहती हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। जो सुन के ड्यूक भी कहता है आने दो इसे। जो सुन के दीना भी राहत का साथ छोड़ती है, और दीना के कपड़े देखकर ड्यूक भी कहता है तुम्हें देखकर लगता है तुम एक सेंट कैंडिडेट हो, मगर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मगर दीना मनी मन सोचती है मुझे इसको चोट पहुंचाने के लिए इसके और करीब जाना होगा। ये सोचकर आगे बढ़ रही थी कि मुझे ये कहना है, और इतना कहकर तुरंत अपने सुरक्षा चाकू निकलकर स्टेप करने के लिए आगे बढ़ती है। जो देख के ड्यूक भी हैरान हो जाता है, मगर जैसे कि हमने एक वॉर हीरो से एक्सपेक्ट करते हैं, तुरंत दीना के दोनों हाथों को पकड़कर कहता है मुझे लगता तुम एक बहुत ही अजीब लड़की हो, मगर मुझे मारने की कोशिश अभी जैसे हथियार से तुम जरूर बेवकूफ होगी या बहुत ज्यादा साहसी। मगर अभी ये बताओ तुम्हें किसने भेजा है? और ऐसे सिचुएशन में दीना भी सोचती है फेट इटर्नल है और ये सब कुछ मेरे लिए काफी पेनफुल था, मगर अभी समय आ चुका है। उसी वक्त ड्यूक कहता है बताओ किसने भेजा है तुम्हें, वरना तुम यहाँ मेरे हाथों से मारी जाओगी। जो सुनकर दीना का आंखें चमकता है कि इसका मतलब मैं मर सकूंगी, और ऐसा एक्सप्रेशन देखकर ड्यूक भी चौंक जाता है। मगर उसी वक्त दीना अपने दोनों हाथों को फैलाकर आगे बढ़ती है, जो देखकर ड्यूक भी पीछे जाने की कोशिश करती है, मगर दीना ड्यूक के हाथ को पकड़कर मुस्कुराते हुए अपने गले को काट लेती है। ड्यूक भी कहता है कितनी अजीब लड़की हो तुम, मुझे मारने नहीं मुझसे खुद को मारने आई हो। और क्या तुम्हें टेंपल वालों ने भेजा, और ऐसा क्या देने का प्रॉमिस किया जिसकी वजह से तुम अपने लाइफ गंवाने के लिए भी तैयार हो? और लगता है मरने तक तुम अपने मुंह नहीं खोलने वाली। ले जाओ इसे और ले जाकर फिर से टेंपल में सौंप दो। जो सुन के दीना भी घबरा जाती है और कहती है प्लीज मुझे टेंपल में मत भेजो, इसके बदले मुझे मार डालो, प्लीज मुझे मार डालो। जो सुन के ड्यूक भी रुक जाता है और पीछे मुड़ के फिर से देखता है जहाँ पर दीना कहे जा रही थी कि मुझे वापस टेंपल में नहीं जाना, इसके बदले मुझे प्लीज मार डालो, वापस जाने से अच्छा मुझे मरना पसंद है। उसी वक्त ड्यूक फिर से पीछे मुड़ते हुए कहता है छोड़ो इसे। इसके बाद ड्यूक फिर से पूछता है कितनी साल की हो तुम? जो सुनकर दीना कंफ्यूज होकर कांपती हुई आवाज में कहती है 12 साल की। जो सुनकर ड्यूक भी सोचता है 12 साल की, और दीना के बालों को हटाकर चेहरा देखकर कहता है तुमने कहा कि तुम्हें टेंपल वापस नहीं जाना, इसके बदले क्या तुम मेरी बेटी बनना पसंद करोगी? जो सुनकर दीना भी हैरान होकर कहती है आपकी बेटी? इसके बाद कुछ समय बाद जहाँ पर दीना के चोटों के ऊपर मलहम पट्टी किया गया है, और उसी वक्त देखते हैं हम बीन को, जो ये सब सुनकर काफी गुस्से में था कि ग्रैंड ड्यूक आप इतने आसानी से इतने बड़े डिसीजन कैसे ले सकते हैं। उसी वक्त डीना भी पूछती है कि सच में आप मुझे अडॉप्ट करना चाहते हैं? ड्यूक भी कहता है हम अडॉप्ट करने के लिए एक बच्ची ढूंढ रहे थे और मुझे तुम पसंद हो। डीना भी कहती है मगर मैं एक ऑर्फेनेज की लड़की हूँ। जो सुनकर ड्यूक भी कहता है तो क्या हुआ? जो सुनकर दीना भी शांत होकर वापस तकती है। उसी वक्त ड्यूक भी फिर से कहता है अगर तुम मेरी बेटी बन गई तो तुम एक नोबल चाइल्ड बन जाओगी। जो सुन के दीना हैरान हो जाती है कि मैं और एक नोबल लड़की, मगर मणिमन खुद की इमोशन को कंट्रोल करती है कि मैं सिर्फ इस टेंपल से छुटकारा पाना चाहती हूँ उसके बाद। और इतना सोचकर अपना चेहरा घुमाकर कहती है ठीक है प्लीज मुझे अडॉप्ट कर लीजिए। जो सुन के ड्यूक भी सोचता है एक 12 साल की लड़की जिसको चाकू यूज करना भी नहीं आता फिर भी मेरे पास आई मरने के लिए, और इतनी छोटी सी उम्र में इतनी डर का एक्सप्रेशन, एग्जैक्टली हुआ क्या है इसके साथ? ये सोचकर कहता है मैं एक बहुत ही जरूरी चीज भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है? जो सुन के दीना भी कहती है मेरा नाम, और सोचती है इससे पहले कभी भी किसी ने मेरा असली नाम जानने की कोशिश नहीं किया, इसलिए कहती है मेरा नाम डायना है, मगर सभी मुझे दीना कह के बुलाती है। जो सुन के ड्यूक भी कहता है ठीक है दीना तुमने एक अच्छा चॉइस किया है मेरे साथ आने का, मैं बहुत ही जल्द किसी को तुम्हारे एडॉप्शन के लिए भेजूंगा, सिर्फ मेरे लिए इंतजार करना। और ये सब कुछ इतना खतरनाक स्माइल लेकर कहता है। इसके बाद पूरी तरीके से सन्नाटा। उसी वक्त ड्यूक भी फिर से कहता है माफ करना मेरा स्माइल बहुत ही डरावना था ना? दीना भी कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, पहले किसी ने भी मुझे देखकर इतने प्यार से स्माइल नहीं किया। जो सुनकर ड्यूक भी कहता है ओ ऐसा है क्या, मगर पीछे से ड्यूक के 2 सैनिक डरे हुए थे कि भाई ये कहता है इतना डरावना चेहरा मैं फिर से जिंदगी में ऐसा कभी देखना नहीं चाहता।
पीछे मुड़ के ड्यूक भी कहता है रेडी रहना खाली समय में दौड़ने के लिए। इसके बाद आयरिस पूछती है तो मैं कब यहाँ से निकल सकूंगी। ड्यूक भी कहता है एक बार प्रोसीजर कंप्लीट होते मैं आके तुम्हें ले जाऊंगा, मगर इसमें 5 दिन लगेंगे। जो सुन के दीना भी सोचती है कि मैं सच में यहाँ से फ्री हो सकूंगी, उसके बाद मैं किसी भी चीज से बता हुआ नहीं रहूंगी और मैं मर सकूंगी। इसके बाद अगले समय जहाँ पर चर्च के मेंबर इनके बातें सुनकर कहते हैं तो आप हमारे सेंटेंस कैंडिडेट से एक बच्ची को अडॉप्ट करना चाहते हैं। जो सुनकर ड्यूक भी कहता हाँ तुमने सही कहा। जो सुनकर ये दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखकर कहते हैं सेंटेंस कैंडिडेट हमारे टेम्पल के लिए बहुत ही प्रेशियस है, इसलिए एब्सोल्युटली नहीं। मगर ये कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर लोअर क्लास की रहेगी तो ये पॉसिबल है। तो क्या ड्यूक आप बता सकते हैं आपको कौन सा वाला पसंद है जिससे आप अडॉप्ट करना चाहते हैं। जो सुनकर ड्यूक भी कहता है डायना। जो सुनकर ये दोनों भी कंफ्यूज, डायना ऐसा कोई क्या हमारे टेंपल में है। जो सुनकर दूसरा भी कहता है मैं भी ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। और उसी वक्त इनको मिल भी जाता है और ये दोनों कहने भी लगते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इस लड़की को एक गंदे नाले वाले रास्ते से उठाया गया है और इसका म्यूजिक पावर भी सबसे लोएस्ट है। इसलिए कहते भी हैं कि ड्यूक अगर आप चाहते हो तो हम इससे भी बेटर कैंडिडेट आपको दिखा सकते हैं। जो सुन के ड्यूक भी गुस्से में कहता है लगता है कि तुम दोनों मेरी चॉइस के ऊपर सवाल उठा रहे हो, लगता है कि तुम दोनों चाहते हो कि मैं तुम्हारी जीप को काट डालूं। मगर उसी वक्त बीच में बीन आ जाता है जो कहता है ये सब चलो हम उस बच्ची को ही लेंगे, ये ज्यादा नहीं है मगर ये लो हमारी तरफ से छोटा सा डोनेशन। जो देखकर इन दोनों के आंखें भी खुले के खुले रह जाते हैं क्योंकि ये था 1 मिलियन रेंट्स। उसी वक्त ये दोनों जाते हुए बीन कहता है ठीक है गाइस हम चलते हैं, फिर कभी वापस मिलेंगे। और अभी भी इन दोनों का मुंह खुला के खुला ही रह जाता है कि जैसा आप चाहो वैसा ही होगा और दिना के इन्फॉर्मेशन पेज फाड़ के रख देता है। इसके बाद फिर से कहता है गुड बाय ड्यूक, गॉड आपको सलामत रखे, हम ये पैसे टेंपल के अच्छे के लिए यूज करेंगे। इसके बाद ये दोनों फिर से बातें करते हैं कि हमें सभी पैसे डोनेट करने की जरूरत नहीं है, क्या कहते हो। दूसरा भी कहता है कि तुम पागल हो, इतना पैसे और सिर्फ हम दोनों को ही पता है, हम दोनों का पूरा लाइफ बन सकता है इससे। और ये कितना क्रेजी है कि हमें एक लोअर क्लास बच्ची के बदले इतना कुछ मिला, वो बच्ची गायब भी हो जाएगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा। उसी वक्त दूसरी तरफ जहाँ पर दीना का चोट पूरी तरीके से हील हो चुका था और दीना कहती भी है क्या मैं सच में बाहर जा पाऊंगी, मगर मुझे उतना होप भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि नोबल लोग बहुत ही जल्द अपना रूप बदलते हैं और कि कल ऐसा दिखा कि कुछ हुआ ही ना हो। और उनके 2 ट्विंस भी है और नोबल लोग कमजोरों को कुचलना पसंद करते हैं और मेरे जैसे ऑर्फनेज की लड़की उनके लिए तो इंसान भी नहीं होंगी। जो भी हो अभी ये मैटर नहीं करता, मुझे किसी तरीके से खुद के मरने का रास्ता ढूंढना होगा, तब तक मुझे ये सब कुछ सहते रहना है। इसके बाद अगले सुबह जहाँ पर दीना प्रिस्टेस के साथ थी और प्रिस्टेस कहती है क्या तुम मेरी बातों को समझी, ग्रैंड ड्यूक जो भी कहे तुम्हें उसे पूरा करना है और तुम फिर से यहाँ कभी वापस नहीं आ सकती। इसके अलावा टेंपल में जो भी हुआ सब कुछ भूल जाओ। उसी वक्त दीना भी पूछती है अगर ग्रैंड ड्यूक ने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी। प्रिस्टेस भी कहती है तुम्हें खुद से जीना होगा क्योंकि तुम आपसे टेंपल से बिलोंग नहीं करती। उसी वक्त दीना नोटिस करती है कि सामने से रेबियन जा रही है और दीना को ऐसे कहीं पर जाते हुए देखकर ये भी कंफ्यूज थी। उसी वक्त प्रिस्टेस भी कहती है मिसेस रेबियन लगता है इतने सुबह सुबह भी आप बहुत ही बिजी हो। रेबियन भी कहती है मैं प्रे करके आ रही हूँ, मगर इतने सुबह सुबह तुम लोग कहाँ जा रहे हो, और दीना को भी साथ लेकर। प्रिस्टेस भी कहती है ये बच्चे आज से ग्रैंड ड्यूक हेरन टर्शिया के घर में रहेगी और ग्रैंड ड्यूक ने खुद ही कहा कि वो आकर इसे ले जाएंगे। रेबियन भी कहती है ग्रैंड ड्यूक ने खुद से कहा मुझे इस बारे में पता ही नहीं था, तो क्या मैं दीना को आखिरी बार के लिए गुड बाय कह सकती हूँ क्योंकि हम दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं। प्रिस्टेस भी कहती है जैसा आप चाहो माय लेडी। रेबियन भी दीना को एक खुली जगह में ले जाती है जहाँ पर कोई भी नहीं था और पूछती है क्या तुम सच में ग्रैंड ड्यूक के घर पे रहोगी और तुम्हारे फादर का जिंदा है। दीना भी कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। रेबियन फिर से कहती है कि ये बहुत ही अजीब है, इतना बड़ा फैमिली तुम जैसे ऑर्फनेज की लड़की को अपने साथ ले जा रही है और तुम्हारा म्यूजिक पावर भी सबसे कमजोर है। उसी वक्त दीना भी सोचती है लग रहा है कि यह भी अच्छी बनने की दिखावा नहीं कर रही। उसी वक्त रेबियन फिर से कहती है माफ करना दीना, मैं सिर्फ तुम्हें लेकर थोड़ी सी परेशान हो रही थी क्योंकि हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे ना। जो सुन के दीना सोचती है एक करीबी दोस्त तुम्हें थी जिसने जिंदा रहते हुए मुझे नर्क का एहसास दिलाया और तुम्हारी वजह से मैं हर दिन मरने का ख्वाब देखती थी और अभी भी तुम एक असली दोस्त बनने की एक्टिंग करे जा रही हो। और ये सब सोच के दीना और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि मुझे बदला चाहिए, इसलिए कहती है रेबियन मुझे माफ करना, मेरे जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए प्रे करना चाहती हूँ। रेबियन भी कहती है मेरे लिए प्रे। दीना भी हाथ पकड़ कर कहती है ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए एक आखिरी गिफ्ट, मैं चाहती हूँ कि तुम एक असली सेंटेंस बनो। मगर अंदर से दीना उल्टा सोचती है कि मेरे मरने के बाद भी तुम कभी असली सेंटेंस न बन पाओ। उसी वक्त फिर से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से गुजरे, मगर मनी मन सोचती है मैंने जो काउंटलेस सफर किया है वो तुम भी सहोगी। इसके बाद कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी हंसी और खुशियों से गुजरे, मगर अंदर से सोचती है कि मेरी तरह तुम ऐसे मुसीबतों से गुजरो कि तुम चाहकर भी हंस ना पाओ। उसी वक्त रेबियन को भी अजीब लगता है तो ये तुरंत अपना हाथ खींच लेती है। उसी वक्त दीना भी कहती है हो चुका है, मैंने तुम्हारे लिए विश मांग लिया है। जो सुनकर रेबियन भी कहती है शुक्रिया दीना, मैं भी चाहती हूँ कि तुम लंबी उम्र जियो। इसके बाद रेबियन जाती हुई सोचती है इसे हो क्या चुका है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी जैसे कि इसको मेरे बारे में सब कुछ मालूम है। मगर जो भी हो अभी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम फिर से कभी नहीं मिलेंगे। इसके बाद हमें फिर से एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कहता है आइडेन, तो ये भी जवाब देती है हाँ बोलो हेरन टर्शिया।
ड्यूक भी कहता है कि मैं मानता हूँ कि बाहर ठंडी हवा चल रहा है, मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो ये भी कहती है कि मैं खुले आसमान देख रही हूँ ताकि मैं एक विश मांग सकूँ कि हमें एक बेबी गर्ल हो। इसके बाद फिर से हमें दीना को दिखाया जाता है। उसी वक्त पीछे से प्रीस्टेस कहती है, क्या तुम्हें ये जंगल का रास्ता नजर आ रहा है? यहाँ से सीधा जाओ, इसके बाहर कोई तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा होगा और यहाँ से तुम्हें अकेले आगे बढ़ना होगा। ये कह के टेम्पल की दरवाजा बंद कर देती है और दीना भी सामने की तरफ देखती है और दीना के दिमाग में आता है कि ये जगह जहाँ से मैं कभी निकल नहीं पाई और ऐसा कि मैं कभी मर भी नहीं पाई, मरने के बाद भी उसी जगह पे मैं वापस आई और सेम दर्द में सहती रही और मैं एक सेंटेंस थी बिना इस टेम्पल के सेंटेंस बने हुए, मगर इस बार अलग है क्योंकि सामने से बिन कहता है, वेलकम मे लेडी, मैं आपके लिए ही इंतजार कर रहा था। और सामने इतना लग्जरियस घोड़ा गाड़ी को देखकर दीना भी हैरान थी और सामने से बिन खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं आस्टुक का असिस्टेंट हूँ और मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। और दीना भी कहती है, आपका शुक्रिया मेरा ध्यान रखने के लिए, और दोनों ही एक दूसरे के सामने अपने सिर झुकाते हैं। जो देखकर बीन भी कहता है, माय लेडी, आपसे आप ऐसे किसी के सामने अपने सिर नहीं झुका सकते। दीना भी कहती है, मगर क्यों, मुझे इन सब चीजों का आदत नहीं है। जो सुन के बीन भी कहता है, माय लेडी, अभी आप टार्शन फैमिली के मेंबर हो, पूरे एम्पायर में एक लौता आर्चडुक की बेटी, जिस वजह से आपका बिहेवियर ही फैमिली का सम्मान होगा। जो सुन के दीना भी सोचती है, मेरी बिहेवियर। उसी वक्त बीन फिर से कहता है, अभी आपको ये अनकंफर्टेबल लग सकता है, मगर बहुत ही जल्द आपको इन सब चीजों का आदत लग जाएगा। जो सुन के दीना भी सोचती है, अभी मैं शुरू के मैं सच में टर्शियन फैमिली में एडॉप्ट हो चुकी हूँ। इसके बाद दीना कैरेस में जाने से पहले कहती है, शुक्रिया मुझे ले जाने के लिए। जो सुन के ड्यूक भी कहता है, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो हमेशा अपने प्रॉमिस को पूरा करता है। जो सुन के दीना भी सोचती है, जो भी हो ये ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जो सामने से अच्छा बनने का दिखावा करके पीछे से धोखा देगा। उसी वक्त ड्यूक भी नोटिस करता है कि दीना बहुत ही दूर बैठी है। इसका मतलब क्या, ये अनकंफर्टेबल है और अपनी इमेज के बारे में सोचता है कि लगता है मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ही बुरा गया। उसी वक्त ड्यूक का नजर चला जाता है बैग के तरफ और कहता है कि इतना ही सामान है तुम्हारे पास? दीना भी कहती है, हाँ मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। तो ड्यूक भी कहता है, कोई बात नहीं, आगे जाकर तुम्हारे लिए बहुत कुछ खरीदा जाएगा। जो सुन के दीना भी मना करने लगती है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और सोचती है कि मेरे लिए कुछ खरीद के फायदा ही नहीं है, मैं वैसे भी। और दूसरी तरफ ड्यूक सोचने लगता है, ये मेरे लिए एम्बेरसिंग था, मुझे लगा था ये जोडी की तरह बताएगी इसे क्या क्या पसंद है, मगर अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं इसे क्या दूँ। उसी वक्त इसको याद आता है कि हाँ मैं इसको एक नाम दे सकता हूँ और अपनी बीबी के कहे हुए बातों को फिर से याद करता है, जहाँ पर उसने कहा था, मैं अपने बेबी गर्ल को चमकते हुए तारे जैसा नाम दूंगी और प्यार से बुलाऊंगी। और दीना के चेहरे की तरफ देखकर सोचता है, एस्टर, हाँ ये सही है। इसलिए कहता है, मैं तुम्हें एक नया नाम देना चाहता हूँ तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। आपसे तुम्हारा नाम एस्टर है, यानी चमकते हुए तारे जैसी एक बच्ची। जो सुन के दीना सोचती है कि नहीं, ये नाम मुझ पे कभी सूट नहीं करेगा क्योंकि मेरा पूरा जिंदगी अंधेरे पे गुजरा और मैं कभी चमक नहीं सकती। और दीना का ये एक्सप्रेशन देखकर ड्यूक भी समझ जाता है, इसलिए कहता है, देखो अभी तुमसे ज्यादा कोई नहीं चमकेगा क्योंकि तुम टर्शियन फैमिली की इकलौती बेटी हो और आगे का डिसीजन मैं तुम पे छोड़ता हूँ। जो सुन के दीना भी सोचती है कि मैं ये नाम ले सकती हूँ, मगर ऐसे नाम लेकर क्या फायदा जिसका जिंदगी वैसे भी बहुत ही कम है। फिर भी ये कोई रैंडम नाम नहीं है, इसके पीछे बहुत ही सुंदर मीनिंग है, वो भी मेरे लिए। कम समय है फिर भी मैं ये लेना चाहती हूँ, इसलिए कहती है, शुक्रिया आर्चड्यूक। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन देखा जाता है जहाँ पर ड्यूक शांत बैठा था और दीना की तरफ देखकर सोचता है, कुछ समय पहले ये कितना केयरफुल थी मेरे सामने, मगर अभी कितनी शांत, अपनी उम्र की बच्चियों जैसी सोई है। और पता नहीं उसके ऐसे रोते हुए आंखें मैं देख नहीं पाया एग्जैक्टली हुआ क्या था इसके साथ, ये किस तरीके की जिंदगी जी रही थी। उसी वक्त ड्यूक नोटिस करता है दीना का सिला हुआ फटा पुराना कपड़ा, जो देखकर ये हिला हुआ था, जिस वजह से ये और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है टेम्पल के ऊपर कि ये एक सेंटेंस कैंडिडेट थी और ऐसे कपड़े। इसलिए बीन को बुलाता है। बीन भी कहता है, बोलिए आस्टो, क्या किसी तरीके का प्रॉब्लम है? ड्यूक कहता है, कैरेस घुमाओ, हम अभी सीधा कपड़ों की दुकान में जाएंगे। बीन भी कहता है, मगर अभी क्यों? ड्यूक कहता है, मैंने कहा ना, अभी हम यूटीएच जाएंगे। उसी वक्त जहाँ पर एक मिस्टीरियस लड़का कहता है, तो तुम्हें एक नया फैमिली मिल चुका है और ये आस्टो किस तरीके का पर्सन है? जो सुन के दीना भी कहती है, मुझे भी नहीं पता, मगर मैं ये बता सकती हूँ मैंने जितने भी लोगों से मिला है वो बाकियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है और किसी भी हाल में अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं। जो सुन के ये भी कहता है, ये काफी अच्छा हुआ क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हें लेकर काफी परेशान था, अभी मेरे परेशानी कम हो चुका है। टीना भी कहती है, मुझे लेकर परेशान? जो सुन के लड़का भी कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा से तुम्हारे ऊपर नजर रखता आ रहा हूँ। जो सुन के दीना भी कहती है, मगर कौन हो तुम? उसी समय दीना को सुनाई देता है जहाँ पर ड्यूक बुलाया जा रहा था कि स्टर उठ जाओ। दीना भी उठते हुए कहती है, माफ करना, मैं सो गई थी। ड्यूक भी कहता है, कोई बात नहीं, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? मैं तुम्हें कहीं पर ले जाना चाहता हूँ। इसके बाद दीना भी बाहर आती है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सुंदर क्लोथिंग स्टोर था। उसी वक्त पीछे से ड्यूक कहता है, हमें इसके अंदर जाना होगा क्योंकि तुम्हें आगे जाकर कपड़ों की जरूरत पड़ेगा। जो सुनकर और इतनी सुंदर जगह को देखकर दीना भी हैरान थी। उसी वक्त अंदर से एक लेडी जो भागती हुई आती है कि योर हाइनेस प्लीज अंदर आइए, और आपने पहले ही हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया, वरना हम एडवांस में चीजें तैयार करके रखते। ड्यूक भी कहते हैं, ऐसे अचानक से आने के लिए माफ करना, मगर मुझे इस छोटी बच्ची के लिए कुछ कपड़े चाहिए।
जो सुनकर ये लेडी भी दीना की तरफ देखने लगती है, जो देखकर दीना भी घबरा जाती है कि मैं बहुत ही गंदी हूँ, ये देखकर ये लेडी मुझे हेट करने ना लग जाए। मगर उसी वक्त ये लेडी नीचे बैठकर दीना का हाथ पकड़ कहती है, बोलो छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। जो देखकर ये भी कंफ्यूज होकर कहती है कि मेरा नाम दीना है। मगर उसी वक्त पीछे से ड्यूक कहते हैं नहीं ईस्टर, और सामने से लेडी भी कहती है ठीक है लेडी ईस्टर मेरे साथ चलिए। उसी वक्त ड्यूक भी कहता है मैं और बीन यहाँ पर बैठे हैं, तुम अपना टाइम लेकर सुंदर से कपड़ा चूज करना। इसके बाद दीना एक कमरे में बैठी थी और वो लेडी कहती है रुको मुझे तुम्हारे साइज के सभी कपड़े लाने दो, तब तक तुम इन सभी बुक से अपने लिए कपड़े भी चूज कर सकती हो। मगर दीना बहुत अनकंफर्टेबल होकर कहती है मगर मैं इतने महंगे चेयर पे बैठी हूँ, क्या ये ठीक है। जो सुन के लेडी भी मुस्कुराकर कहती है ऑफकोर्स तुम ऐसे ठीक हो। उसी वक्त दीना के दिमाग में आता है कि अगर मैं टेम्पल में ऐसे किसी चेयर में बैठती तो मुझे पनिश किया जाता, जिस वजह से दीना कहती है शुक्रिया। जो सुन के लेडी हैरान होकर पीछे मुड़ के देखती है, उसके बाद सोचने लगती है मैंने जब ड्यूक के साथ एक छोटी बच्ची को देखा मैं थोड़ी सी परेशान थी, और इससे देखो ये अभी भी उसी बुक को पढ़कर वैसे ही बैठी है। लगता है इसे इन सब चीजों का आदत नहीं है, इसका मतलब मुझे ही अपने तरीके से इसका ध्यान रखना होगा। इसलिए कहती है लेडी स्टार आपके ब्राइट स्किन टोन के साथ ये कपड़ा बिल्कुल ही मैच करेगा। और इतना महंगा कपड़े को देखकर दीना भी मना कर जा रही थी, जो देखकर ये भी कहती है कि आपको ये पसंद नहीं आया। दीना भी मना करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, और मनी मन सोचे जा रही थी कि ये सब मेरे लिए वैसे भी यूजलेस है। मगर ये लेडी भी हार नहीं मानती, एक से बढ़कर एक महंगे कपड़े दिखाए जा रही थी कि ये कैसा है, इसके बारे में क्या ख्याल है। मगर दीना भी सिर्फ मना करे जा रही थी, जो देखकर ये लेडी भी बुक में से जो भी पसंद है उसे चूज करने के लिए कहती है। कुछ देर बाद दीना भी एक ड्रेस को चूज करती है, जो देखकर ये लेडी भी सोचती है ये ड्रेस बहुत ही पुराना और सिंपल टाइप का है, जो ज्यादा लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। लगता है मुझे इसका टेस्ट पता चल गया, इसलिए कहती भी है मुझे पता है आपको कौन सा पसंद आएगा, और आपका छोटा और प्यारा फेस होने की वजह से आप डिफरेंट टाइप का स्टाइल भी चूज कर सकती हो। दीना भी कहती है सच में, तो ये लेडी भी कहती है मुझे लोगों को सुंदर और प्यारा बनाना पसंद है, तो सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। जो सुन के दीना सोचती है मुझे लगता है मैं यहाँ से तुरंत निकल जाऊंगी, लगता है मुझे थोड़ी देर और रहना होगा। उसी वक्त दूसरी तरफ जहाँ पर ड्यूक सोचता है कि बच्चियों को भी रेडी होने में इतना समय लगता है। उसी वक्त पीछे से बीन कहता है यंग लेडी आ चुकी है। जो सुन के ड्यूक भी इस तरफ देखकर आंखें खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि ड्यूक की नजर से ये सीधा अपनी बीबी की झलक दिख रहा था इसके अंदर। उसी वक्त दीना भी फिर से कहती है क्या मैं अजीब लग रही हूँ। उसी वक्त ड्यूक को भी एक बात याद आता है जो उसने कहा था कि आयरन अगर हमारी एक बेटी होती तो वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती। ये सोचकर कहता है ये परफेक्ट लग रहा है तुम्हें। जो सुन के दीना भी थोड़ी सी शर्मा जाती है और कहती है इतना सुंदर ड्रेस मैंने पहली बार पहना है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मैं बादलों में हूँ। उसी वक्त ड्यूक भी कहता है तुम्हें इस ड्रेस में इतना सुंदर देख के मैं क्यूरियस हूँ कि तुम बाकी ड्रेस में भी कैसे लगोगी। इसलिए सामने कहता है कि इसके साइज का ये लौता ड्रेस है। सामने से ये लेडी भी कहती है हमारे पास बहुत सारे ऐसे पड़े हैं। तो ड्यूक भी कहता है मेरे पास भी बहुत पैसे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम और कुछ ड्रेस भी ट्राई करो। जो सुन के दीना मना करना चाहती थी, मगर उसी वक्त लेडीज को ले जाती है और सभी तरीके का ड्रेस पहनाती है, और तारीफों के पुल बदे जा रही थी कि तुम हर एक ड्रेस में कितनी परफेक्ट हो, तुम सच में बहुत ही क्यूट हो। उसी वक्त पीछे से ड्यूक कहता है बीन मैं चाहता हूँ कि तुम अभी जाकर सभी ड्रेस खरीदो जितने भी इसने ट्राई किया है। जो सुन के बीन कहता है ठीक है जैसा आप चाहो। और दूसरी तरफ ये लेडी दीना को ड्रेस के ऊपर ड्रेस पहनाई जा रही थी, मगर दीना भी मना करती है। लेडी भी बार बार कहती है कि ये बहुत ही सुंदर है, ये आखिरी होगा। और ऐसे दीना 100 ड्रेस पहनने के बाद सिर्फ 7 ड्रेस को ही चूज करती है। जो देखकर ड्यूक भी कहता है अगर तुम चाहो तो और भी ड्रेस ले सकते हो। जो सुन के दीना भी कहती है नहीं इतना काफी है शुक्रिया। उसी वक्त लेडी भी कहती है योर हाइनेस इसके पहले वाले कपड़े को हम क्या करें। तो ड्यूक भी कहता है फेंक दो, क्योंकि ऐसे कपड़े ये फिर कभी नहीं पहनेगी। उसी वक्त दीना पूरी तक चुकी थी और उसको याद आता है इस लेडी ने कहा था मैं तुम्हें सुंदर बनाऊंगी अपनी म्यूजिक से, जिस वजह से दीना सोचती है क्या ये मैजिक था। मगर जो भी हो ये सपने जैसा है, और इस सपने से मैं उठना नहीं चाहती। इसके बाद हमें मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्यूक कहता है अब से तुम यहाँ पर रहोगी। ये कहकर बीन के साथ बातें करने लगता है, और दीना भी सोचती है तो मैं यहाँ पर रहूंगी और मेरे साथ ड्यूक के 2 बेटे भी रहेंगे। और इसी के साथ दीना के ऊपर और भी मुझसे बताना बाकी है, मगर मैं इस कहानी को यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। और आप लोगों को ये कैसे लगा, वरना मेरे पास और भी बहुत सारा पड़ा हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।